नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं चर्चा। आज महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने मिलावटखोरों और साफ सफाई की धज्जियां उड़ाने वाले फूड जायंट्स के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है। तेज तर्रार आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के कमिश्नर बनने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग जिस आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है, उसने मुंबई से लेकर नागपुर और संभाजीनगर तक के होटल कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में चलाए गए विशेष अभियान में राज्य भर के 89 प्रतिष्ठित होटलों और रेस्टोरेंट की औचक जांच की गई है, जिसमें से 71 प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए गए और बार बार चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं करने पर 13 बड़े और नामचीन फूड आउटलेट्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के केंद्र में दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित मैकडॉनल्ड्स आउटलेट रहा, जहां दोबारा जांच में पता चला कि पहले दी गई 20 में से 18 कमियां सुधारी ही नहीं गई है। किचन में जिंदा कॉकरोच, फर्श पर सड़ा कचरा और बिना हाथ धोए खाना तैयार करते कर्मचारी तो मिले ही, साथ ही असली पनीर और चीज के दावों के बदले गो चीज सॉस जैसे नॉन डेयरी इनलॉग प्रोडक्शन का खतरनाक खेल भी पकड़ा गया है। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की रसोई में मरे हुए कॉकरोच, जिंदा मक्खियां और छत से झड़ता प्लास्टर मिला। तो नरीमन पॉइंट के स्टेटस रेस्टोरेंट में एक कर्मचारी साफ बर्तनों के ठीक ऊपर अपना चेहरा धोता पकड़ा गया। खार जिमखाना, नोवारा रेस्टोरेंट, बजरंग स्वीट मार्ट, एएसएम होटल्स, नागपुर का ट्रू ब्रदर्स, सवामा, नासिक का अवंती स्नैक्स और संभाजीनगर परभड़ी के कई नामी प्रतिष्ठान भी इस गाज की चपेट में आ गए हैं। इस ऐतिहासिक और कड़े कदम के समाज और व्यापार पर गहरे परिणाम सामने आ रहे हैं। अच्छे परिणामों की बात करें तो इससे आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, मिलावटखोरों में कड़ा संदेश जा रहा है और होटल इंडस्ट्री में हाइजीन को लेकर एक जरूरी अनुशासन पैदा हुआ है। वहीं इसके बुरे या नकारात्मक पहलुओं पर गौर करें तो अचानक लाइसेंस रद्द होने से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाता है, जिससे वहां काम करने वाले आम कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है और सालों से बने बड़े ब्रांड की साख को रातों रात गहरा धक्का लगा है। अब आगे क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। यह साफ है कि एफडीए का यह अभियान थमने वाला नहीं है, बल्कि निरीक्षण का दायरा और भी अधिक आक्रामक किया जाएगा। मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड्स को अपनी साख बचाने के लिए किचन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा, वरना उनके लिए बाजार में टिकना मुश्किल होगा। इस तरह पूरी प्रशासनिक शक्ति के बाद आम ग्राहक भी पहले से कहीं अधिक जागरूक और सतर्क हो चुके हैं, जो भविष्य में खाने की क्वालिटी को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तुर्की के न्याय मंत्री अकिन गुरलेग द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट और इंटरपोल की रेड नोटिस की प्रक्रिया शुरू करने से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया भूचाल आ गया है। ये कदम मई 2026 में गाजा की नाकेबंदी तोड़ने वाले एक्टिविस्ट फ्लोटिला को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजरायली सेना द्वारा रोके जाने के बाद उठाया गया है। सकारात्मक और अच्छे परिणामों की बात करें तो इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून की मजबूती को लेकर यह उम्मीद बनती है कि वैश्विक स्तर पर ताकतवर नेताओं को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस कानूनी कार्रवाई से फिलिस्तीन और गाजा के मानवीय संकट पर एक फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित हुआ है। इसके अलावा तुर्की के इस कड़े रुख से इजराइल पर गाजा नीति को लेकर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में मानवीय सहायता पहुंचाने के रास्तों पर नए सिरे से विचार हो। वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक और बुरे परिणामों की भी लंबी लिस्ट है। दरअसल साल 2010 में मावी मरमरा विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और इस कार्रवाई से कूटनीतिक संबंध पूरी तरह समाप्त या न्यूनतम स्तर पर जा सकते हैं। इस कदम से मध्य पूर्व में पहले से सुलग रहे तनाव और भड़कने की आशंका है, जिससे शांति वार्ता के प्रयास और दूर जा सकते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि इंटरपोल या अदालती प्रक्रियाओं के जरिए वर्तमान में सत्ता में काबिज किसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना व्यवहारिक रूप से बेहद कठिन है, जिससे ये कदम मुख्य रूप से राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह सकता है। आगे क्या होगा इस पर नजर डालें तो इस्तांबुल की अदालत इस मामले में अनुपस्थित में मुकदमा चला रही है। अब ये देखना होगा कि इंटरपोल तुर्की के इस रेड नोटिस के अनुरोध पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पेच फंसे रहते हैं। दूसरी ओर इजराइल इसे पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित बताकर खारिज कर चुका है, जिससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और तीखी होने की संभावना है। तमिलनाडु के कल्पाकम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने परमाणु ऊर्जा से सीधे हाइड्रोजन ईंधन बनाने का दुनिया का पहला संयंत्र शुरू कर दिया है, जिसे भारत के आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा के विजन की देश में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये तकनीक देश के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। इस परियोजना का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इसका पर्यावरण के अनुकूल होना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल तकनीक पानी से हाइड्रोजन अलग करने के लिए परमाणु रिएक्टर से मिलने वाले तीव्र गर्मी का उपयोग करती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। भविष्य में जब इसके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा तो देश की पेट्रोल, डीजल और महंगे गैस आयात पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा भारी वाहन, बसें और ट्रेनों में भी स्वच्छ ईंधन से चल सकेंगी, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगेगी और पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम तापमान पर हाइड्रोजन बनने के कारण भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन आम आदमी की पहुंच में आ सकती है। वैश्विक मंच पर यह भी उपलब्धि भारत को परमाणु ऊर्जा को सीधे हरित ईंधन से जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश बनाती है, जिससे देश की तकनीकी साख मजबूत होगी। दूसरी ओर इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ कुछ गंभीर चुनौतियों और बुरे परिणाम या जोखिम भी हुए हैं। परमाणु संयंत्रों के संचालन में हमेशा सुरक्षा और खतरनाक परमाणु कचरे के प्रबंधन का जोखिम रहता है। चूंकि हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, इस किसी परमाणु स्थापना के नजदीक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बेहद कड़े और महंगे सुरक्षा मानकों की करता है। इसके अलावा वर्तमान में यह केवल एक प्रदर्शक संयंत्र और इसे प्रयोगशाला से निकालकर आम जनता तक किफायती दरों पर पहुंचाने के लिए भारी निवेश और एक लंबे सफर की आवश्यकता है। दरअसल हाइड्रोजन को स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने और देश भर में रिफिलिंग स्टेशन जैसी बुनियादी संरचना का लगभग अभाव होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे खड़ा करना बेहद खर्चीला और समय लेने वाला काम साबित हो सकता है। बहरहाल ये प्लांट इस बात का परीक्षण कर रहा है कि ये तकनीकी व्यावसायिक स्तर पर कितना कारगर है। वैज्ञानिक इससे मिलने वाले डेटा का विश्लेषण करके प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और किफायती बनाएंगे। यदि ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहा तो आने वाले दशकों में भारत तेल आधारित अर्थव्यवस्था से निकलकर हाइड्रोजन आधारित हरित अर्थव्यवस्था की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकेगा। और चर्चा है राजधानी रायपुर की, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश मॉल की मनमानी और पार्किंग के नाम पर वसूली आखिर किस किस है पर चलती है। कानून ताक पर माल में अवैध वसूली चल रही है। हाई कोर्ट के आदेश की खुलेआम अनदेखी किया जा रहा है। अदालत का आदेश भी बेअसर है। माल प्रबंधक बेखौफ तरीके से वसूली कर रहा है। पार्किंग शुल्क पर अब बवाल सामने आने लगा। सबसे बड़ा सवाल है कानून किसके लिए है, इस पूरे उसमें हम बातचीत करेंगे। दरअसल राजधानी में कौन है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, देश की हाई कोर्ट की आदेश भी नहीं मान रहा है। दरअसल राजधानी रायपुर में न्यायपालिका का डर खत्म हो चुका है। क्या किसी व्यापारिक संस्थान का मालिक खुद को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से भी ऊपर समझने लगा है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके में से एक पंडरी के सिटी सेंटर मॉल में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक परिसरों में पार्किंग के नाम पर आम जनता से वसूली नहीं की जा सकती है, लेकिन सिटी सेंटर मॉल के
संचालक को शायद देश के कानून से कोई लेना देना नहीं है। यहां रोजाना आने वाले हजारों ग्राहकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है और जब कोई जागरूक नागरिक हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देता है तो माल के दबंग और बाउंसर उनसे बदसलूकी करते हैं, गाड़ियां रोक लेते हैं और दादागिरी अलग से दिखाते हैं। यह नजारा राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित सिटी सेंटर मॉल का है, जहां चमचमाती लाइटें, बड़े बड़े ब्रांड्स और अंदर खरीदारी करने आए बेखबर लोग। लेकिन इस मॉल के एंट्री गेट पर कदम रखते शुरू होता है अवैध वसूली का खेल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित सिटी सेंटर जो मॉल है, आम जनता से अवैध पार्किंग शुल्क धड़ल्ले से वसूली की जा रही है। एक तरफ जहां सूबे की सबसे बड़ी अदालत का फरमान है, वहीं दूसरी तरफ मॉल प्रबंधन इन नियमों को ताक में रखकर अपनी मनमानी चला रहा है। मॉल में आने वाले नागरिक जब हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर पार्किंग शुल्क देने से इनकार करते हैं तो मॉल के सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी उनके साथ न सिर्फ बहसबाजी करते हैं बल्कि उन्हें अंदर जाने तक से रोक देते हैं। कानून का पालन करने की मांग करने वाले ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है, जिससे आम जनता में अब भारी आक्रोश है। उच्च न्यायालय ने वाणिज्य परिसरों और मॉल में पार्किंगों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उनका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या सिटी सेंटर मॉल का संचालक खुद को कानून और अदालत के फैसलों से भी ऊपर समझता है? अदालत के आदेश और लगातार हो रही अवैध वसूली के बाद भी जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब तक मूकदर्शक क्यों बनी है? आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जनता की मांग है कि नगर निगम और जिला प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे, मॉल प्रबंधन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इस अवैध वसूली पर लगाम लगाए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर, चाहे वो आम आदमी हो या किसी बड़े मॉल का मालिक हो। अगर सिटी सेंटर मॉल में यह अवैध वसूली तुरंत बंद नहीं हुई तो DN News Plus इस मुद्दे को आगे भी प्रमुखता से उठाता रहेगा। जनता के हक की यह लड़ाई जारी रहेगी। सबसे पहले दिखाते हैं आपको किस तरीके से चल रही है अवैध वसूली खेल। कितना पे करना है मैम? 30 रुपीज। कौन सा मॉल था ये? सिटी सेंटर। सिटी सेंटर कौन है मैम? यहाँ पर क्या कंपनी का नाम है ये? पार्क। ठीक है मैम। क्या नाम है? हेड का कुछ नाम होगा जो मैनेजमेंट देखते हैं? कोई पर्टिकुलर कोई इंसान? जी नहीं, कोई पर्टिकुलर इंसान होगा जो। क्या नाम है आपका मैम? ठीक है मैम, आपको पे करना है ना 30 रुपीज पार्किंग का? नहीं कोई इशू नहीं मैम, बात उसकी है ही नहीं मैम, बात उसकी है। नहीं लाइक मतलब इनलीगल की बात ही नहीं है मैम। यहाँ पहली बात ये है कि मना कर चुके हैं सरकार पब्लिक प्लेस में लेने के लिए, जहाँ। तो आप देखें किस तरीके से लगातार मॉल में वसूली का खेल चल रहा है, ग्राहकों को परेशान किया जाता है। अब इस पर रायपुर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी। चर्चा में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।